हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुआ और हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद या जो जितने भी उपचुनाव हुए उसमें इंडी गठबंधन की करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में केवल महाराष्ट्र में नहीं, हर जगह कहीं ना कहीं उफान दिख रहा है, बवाल मच रहा है और आपस में बहुत बड़ा दरार दिख रहा है। और कोई भी इंडी गठबंधन का जो घटक दल है वो कांग्रेस की सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप ये उत्तर प्रदेश से लेकर जो टीएमसी के बंगाल में जो बयान आने लगे नेताओं का, या महाराष्ट्र में जो आपको देखने को मिलेगा, जो उद्धव ठाकरे का शिवसेना है और जो नाना पटोले के बीच में एक वॉर छिड़ चुका है, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या है? मैं बहुत पहले जब ये वीडियो चुनाव हो रहा था तो मैंने बताया था कि महाराष्ट्र का चुनाव ये तय करेगा कि महागाड़ी जो है वो रहेगी या जाएगी। और मैंने ये भी बोला था आपको कि ये जो चुनाव हुआ वो नैरेटिव के मायने में स्ट्रांग रहा। जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, जो बीजेपी हारी थी, वो नैरेटिव की वजह से हार गई। जिस नैरेटिव को 2019 से पहले बीजेपी रूल करती थी, या बोल सकते हैं कि फ्रंट फुट पे खेलती थी, वही नैरेटिव वो 2019 के चुनाव जीतने के बाद वो फेल होने लगी। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद उन्होंने इस नैरेटिव को समझा, या यूं बोल सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी से राह दिखाया कि इस नैरेटिव से कैसे जीता जा सकता है। कांवड़ यात्रा से लेकर और योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे वाला नारा को लेकर एक तरह से इस नैरेटिव को, या उसके बाद देखेंगे कि वो जो यूपी का एक जो बिल आया वक्फ बोर्ड की तरफ, उसके ऊपर जो उनका रुख आया, उसके हिसाब से नैरेटिव धीरे धीरे सेट होने लगा, जो कि महाराष्ट्र जो हरियाणा का चुनाव हुआ उसमें जीत दिलाया। इसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी को भी आपने देखा होगा कि उसी ढर्रे पे उन्होंने चलना शुरू किया। उनको लग गया कि ये नैरेटिव हमारा नैरेटिव है, जिसको हमने छोड़ दिया था, उसी पे जीतना पड़ेगा। तो अब ये चुनाव तो वो लोग जीत गए, और ये बात उद्धव ठाकरे के शिवसेना को भी लगने लगी कि हमने जो नैरेटिव, जो एक हिंदुत्व का उनका बल था, जिसको छोड़ने की वजह से उनको इस जो भले ही लोकसभा में उनको थोड़ा बड़ा सफलता मिली थी, लेकिन उनका कोर वोट बैंक है वो शिवसेना के शिंदे साहब के शिवसेना के साथ शिफ्ट होते नजर आई। अब उस समय उनको दिखाई नहीं दिया, वो समझे जो भी समझे होंगे, लेकिन ये जो असेंबली इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, उनको बहुत क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर दिया उनके नेताओं को भी, कि जिसकी वजह से जो अभी उनके जो कोर कमेटी का बैठक हुआ, शिवसेना के जो बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए, उन्होंने इस बात पे हर लोगों ने ये मुहर लगाया, बोला कि हिंदुत्व के मुद्दा से भटकने की वजह से उनके चुनाव में उनके वोट बैंक खिसकती जा रही है। तो अब बीएमसी के चुनाव के पहले अपने खोई हुई जमीन को उद्धव ठाकरे कैसे हासिल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारा हमारा जो विषय आज का उद्धव ठाकरे नहीं, हमारा विषय है कि महागाड़ी में जो कांग्रेस के प्रति, या कांग्रेस से बोल सकते हैं कि कांग्रेस, देखिए सबका वोट बैंक एक ही है। जो आप मोटा मोटी कोई भी विपक्षी दल जो उठा लीजिए, तो मेन जो उनका वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक है। बाकी हर स्टेट के हिसाब से उनके वोट बैंक दूसरे कम्युनिटी के जुड़ जाते हैं। जैसे आप समाजवादी पार्टी का देखिए तो यादव और एमवाई समीकरण बनाए, ऐसे ही लालू यादव का भी एमवाई समीकरण था। तो जब तक इसमें डेंट नहीं पड़ेगा तब तक ये लोग जीतते रहेंगे। अब यादव तो हमारी समाजवादी पार्टी के साथ रहे, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक इन चुनावों में जो आपको देखें, कल्याण सिंह का टाइम था, वो समय से 90s के दौर से धीरे धीरे कांग्रेस से छिटकती हुई दिख रही थी। जो कांग्रेस का एक समय वोट बैंक था, ब्राह्मण हो गया, दलित हो गया और मुस्लिम था, वो धीरे धीरे छिटकने लगे। ब्राह्मण बीजेपी के साथ चले गए और दलित मायावती के साथ उत्तर प्रदेश में चले गए। और जो मुस्लिम वोट बैंक है वो धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर पे इनका मतलब जो भी रवैया रहा है, उसकी वजह से वो धीरे धीरे छिटकने लगे। और क्षेत्रीय जो पार्टी थे वहां के, हर क्षेत्रीय पार्टी के साथ मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट होने लगा। चाहे वो बंगाल में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में, तो ये जो जितने भी क्षेत्रीय दल थे वो मुस्लिम वोट बैंक को अपने तरफ खींचने में कामयाब रहे। लेकिन जो 2024 का चुनाव था वो इंडिकेशन दिया कि अब जो मुस्लिम वोट बैंक है वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ जा रही है, उनका झुकाव बढ़ रहा है। उसका वजह है
कि जिस तरह से उन्होंने सीए पे स्टैंड लिया, जिस तरह से वक्फ बोर्ड पे उन्होंने बोला, जिस तरह से 370 के बारे में बोला, उस तरीके से उनको लगने लगा कि नहीं, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो हमारे साथ हमेशा से खड़ी रही है। उसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि वो ये भी देख रहे हैं कि मान लीजिए कि हम अखिलेश यादव को पूरा वोट भी दे दें, लेकिन अखिलेश यादव क्या सेंटर में सरकार बना सकते हैं? अखिलेश यादव कितना भी जीत लेंगे तो 33 सीट लेकर उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में रहा तो 37 सीट है, लेकिन कांग्रेस का खराब प्रदर्शन भी रहता है तब भी 55 सीट रहा है। तो आप सोचिए कि एक नेशनल पार्टी है तो कहीं ना कहीं से वो एडजस्ट कर लेते हो। आज 99 पे है तो उनको लगा कि हम इनको पुश करेंगे तो कांग्रेस सरकार अगर बनाएगी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार आ सकती है, चाहे टीएमसी की भी नहीं आ सकती या समाजवादी, ये लोग मिल के आ सकते हैं, लेकिन इनकी सरकारें इनकी नहीं आ सकती, ये इनके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। गठबंधन की सरकार कैसे चलती है 90s के दौर में आपने देखा है। तो इसलिए मुस्लिम जो मतदाता हैं उनके इस बात पे उन्होंने देखा कि अगर हम क्षेत्रीय दलों को अपना वोट देते हैं, असेंबली सीट में देते चलेगा, लेकिन जब हम नेशनल पे जो लोकसभा का चुनाव में देखते हैं तो कांग्रेस को वोट देने में उनको फायदा है, क्योंकि कांग्रेस ही सरकार बना सकती है, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगा, उनको पावर मिलेगा, तभी वो बीजेपी को रोक सकते हैं या रोकने में कामयाब हो सकते हैं। क्षेत्रीय दल नहीं हो सकते। तो पहला चीज ये हुआ जिसकी वजह से मुस्लिम मतदाता जो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे, उनको लगा कि नेशनल में कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी नहीं। दूसरा, उनको लगने लगा कि जो कांग्रेस है वो हमारे मुद्दों को उठा रही है, हमको सपोर्ट कर रही है, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, किसी मामला, जैसे मैंने बताया हर जगह कांग्रेस है, चाहे उनको रिजर्वेशन देने का मामला हो, कांग्रेस जहां भी सरकार कर रही है, चाहे आप कर्नाटक में चले जाइए जहाँ पे जो हिजाब का मामला हुआ, कांग्रेस ने पूरी तरह से सपोर्ट किया मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको। तो इसलिए उनको लग रहा है कि कांग्रेस खुल करके उनके साथ खड़ी है तो उनको वोट देना चाहिए। अब यही वजह है कि जब संभल का ये जो भी इंसिडेंट हुआ, जो घटनाएं घटी संभल में, तो अखिलेश यादव तो चाहते थे कि पार्लियामेंट में बहस हो, लेकिन आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी मुद्दे पर बाहर उनके प्रवक्ता आकर राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हो। और इस मसले पर आप समाजवादी पार्टी के कोई प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूं, आप सोचिए राम गोपाल यादव, वो अगर राहुल गांधी के खिलाफ अगर बोलते हैं तो कितनी बड़ी बात है। राम गोपाल यादव अखिलेश यादव से छोटे लीडर नहीं समाजवादी पार्टी में। तो उन्होंने क्या बोला कि संभल की यात्रा में जब अखिलेश यादव उनके मतलब कुछ 12 या 18 सदस्य के लोग जा रहे थे मिलने के लिए, तो चूंकि वहां पे पुलिस ने रोक लगाया, गवर्नमेंट ने, कि वहां पे आप जा नहीं सकते अभी, तो 10 तक मेरे ख्याल से रोक है, तो आप जा नहीं सकते। तो अगर मान लीजिए उसके बाद राहुल गांधी गए, तो राहुल गांधी अचानक से गए, जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया कि नहीं अडानी से ज्यादा जरूरी है संभल का मुद्दा पे बहस करने के लिए, ऐसे ही टीएमसी ने भी यही बोला कि अडानी बाद में करने से कोई मतलब नहीं है, गांव के लोग ही अडानी के मामले से जुड़े नहीं है। तो इस तरह से जो एक बोल सकते हैं कि एक जब इंप्रेशन आने लगा तो राहुल गांधी को लगा कि भाई देखिए, राहुल गांधी अब वो जानते हैं कि जिसको भी अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है उत्तर प्रदेश से होके जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने इस बार के चुनाव में जब दोनों जगह से जीते तो उन्होंने वायनाड का सीट छोड़ा, अपनी बहन को वहां से लड़ाया, और अपने और रायबरेली का सीट नहीं छोड़े। अब वो उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गए, और अभी तो बताया जा रहा है कि करीब करीब 12 चुनाव जीते, 12 उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। तो जो कि पहले अमेठी में ही नहीं सालों साल न जाते थे, और 12 अगर यूपी का दौरा कर चुके हैं तो ये बड़ी बात है। वो चाहते हैं अपनी खोई हुई जमीन है उसको पाना, और इसकी वजह से वो संभल में जाने का प्रयास किए, दिखाने का प्रयास किए कि मुस्लिम मतदाता जो भी उनके साथ, उनको बोले उनके साथ जो जाति हो रही है मैं उनके साथ खड़ा हूं। अब अखिलेश यादव को लगने लगा कि जो हमारा वोट बैंक है, हमारा जो एक बोल सकते हैं कि जो मतलब उनको सालों से चला है उनका वोट बैंक है, वो वोट बैंक में कहीं ना कहीं राहुल गांधी सेंध मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीजेपी का तो वोट बैंक है नहीं, तो कौन सेंध मारेगा? तो राहुल गांधी मजबूत होंगे, जितना बार राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में मजबूत होंगे उससे बीजेपी को हानि नहीं होगा, उससे समाजवादी पार्टी को हानि होगा। तो ये अखिलेश यादव को अब समझ में आने लगा, और यही टीएमसी शुरू से बोलती रही है कि भाई, इसीलिए टीएमसी कोई भी राहुल गांधी के जो नेतृत्व में है वो कभी भी किसी भी चाहे कोई भी यात्रा हो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करती। और ऐसे ही आप देखिएगा धीरे धीरे जो महाराष्ट्र में भी अब उद्धव ठाकरे को भी लगने लगा कि भाई हिंदुत्व के मुद्दे से
बिछड़ हटने के बाद मुझे तो कोई फायदा हुआ नहीं, और मुस्लिम वोट अगर मैं अगर अकेले लड़ूं तो वो देंगे नहीं मुझे। एंड ऑफ द डे अगर जहाँ पे कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे का अगर मुकाबला होगा तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस या एनसीपी को वोट देंगे, शरद पवार वाले, वो उद्धव ठाकरे के शिवसेना को नहीं देंगे। तो अब उद्धव ठाकरे के पास भी कोई रास्ता नहीं है, और कांग्रेस के अगेंस्ट में जाने का उनका कोई मतलब उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा, क्योंकि उनको अपनी जमीन को बीएमसी के पहले अपने एस्टेब्लिश करना है। तो हर कोई अपना वोट बैंक, जो कि उसका कोर वोट बैंक है, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है। और यही वजह है कि जो जितने भी विपक्षी दल है, अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे को हटा दे तो ज्यादातर का वोट बैंक एक मुस्लिम मतदाता है ही, चाहे स्टेट हो चाहे कहीं भी नेशनल लेवल पे। तो वो जो जितने भी मतदाता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, इन मतदाताओं में अगर दूसरा पार्टी उन्हीं के विपक्षी दल जो उनके सहयोगी इंडिया गठबंधन में, अगर वहां पे पैर जमाने का प्रयास करेगी तो उनको गवारा नहीं सूझेगा। ये इसलिए आप देखिए अरविंद केजरीवाल जो है, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में 7 चुनाव लड़ने के असेंबली में पहले से ही मना कर चुके हैं, और पंजाब में वही हालत है। तो मुझे लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में इनमें और भी सिर फुटौल आपको देखने को मिलेगा, और ये शुरुआत जो होगी ना, ये अखिलेश यादव और कांग्रेस की जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश से शुरू होगी। कल कर देखिए बिहार में तो मान लीजिए कोई गांधी नेहरू फैमिली का वहां चुनाव नहीं लड़ा, तो वहां पे आते आते उसका आंच टाइम लगेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये भयंकर मुकाबला होने वाला है, और यहीं से शुरुआत होगी, और देखिए कहां कहां तक जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।